नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल पी.आर. शंकर और जनरल राजीव नारायणन, जिनसे हम बात करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर। और कई 3-4 बातें हुई हैं। मैं जनरल शंकर से शुरू करता हूँ कि अ, कई सारे एक साथ पिछले 2-4 दिन में डेवलपमेंट्स और उसमें कुछ मैं कहूँगा, कुछ तो मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ है वो इज़राइल हैज़ अटैक्ड 6 मुस्लिम कंट्रीज़ और ट्रम्प कहता है कि अरे हमें पता था, पता नहीं था और समथिंग समथिंग व्हाटएवर। प्लस ट्रम्प का तो डेली चलता है, वो हमें पता है और दैट आल्सो वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट। साथ में नेपाल में भी कुछ हुआ है, प्लस हमारा निकोबार का चल रहा है एंड देयर इज आल्सो अ 15-ईयर MOD पर्सपेक्टिव जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमने सोचा था शायद खत्म हो गया है। प्लस साफ़रान का तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि साफ़रान एंड GTRE विल मेक द 120 किलो न्यूटन engine for the jet engine for the AMCA। अब कल आया कि 114 रफाल्स आर थ्रू और वो जो मैंडेटरी स्टेटमेंट इज बीइंग सबमिटेड फॉर DPB clearance, Defense Procurement Board clearance, and then to the final clearance from the minister। और एक खबर ये भी आ रही है, ये आज की खबर है कि the Russians are inspecting the Nashik facility for production of Su-57। इतनी सारी चीजें हैं सर, तो where do we begin? Okay, we'll first start with a little overview, and then we'll get नजदीक चलते हैं। अगर आप देखेंगे बड़ी पिक्चर क्या है भारत के लिए, भारत का इर्द गिर्द आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारा और मालदीव्स भी नजदीक दायरा है। इसमें अशांति है, बदलाव है। इतने दिन हो गया तो पाकिस्तान भी खतरे में आ गया है। उसके गो टू द नेक्स्ट सर्कल, अब थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट, मालदीव्स, राइट। इसमें देखिए ये तीसरा सर्कल है, इसमें भी अशांति है। उसके बाद चौथा सर्कल देखिए, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, राइट। ये सब मुश्किल में है, तनाव में है। ताइवान। ताइवान, राइट, फिलीपींस, ये सब तनाव में है। और लास्ट यूएसए और चाइना, खुद अंदरूनी हालत ठीक नहीं है इनका। और ये पूरा मैंने पूरा वर्ल्ड का एक दृश्य दे दिया, और इसके बीचों बीच भारत खड़ा है। और भारत अपना जीडीपी ठीक चल रहा है, पॉलिटिकली स्टेबल है, हमारे सब कुछ प्रगति हो रहा है, राइट। तो इस हालत में हमारे ऊपर कुछ प्रेशर तो आएगा, क्योंकि इतना अशांति फैला हुआ है, इतना टेंशन है, इतने इंस्टेबिलिटी है, तो आएगा। तो इसके लिए हमें ये पूरा दृश्य जो आपने बताया है, ये दो तरीके से देखना चाहिए। एक, अगर हम इतना बड़ा पावर बनने जा रहे हैं तो हमारा कैपेबिलिटीज भी बढ़ना चाहिए, और हमें हमारा सुरक्षित होने का काबिलियत भी बढ़ना चाहिए। और वो ये रफाल्स हुए हैं या एमका का इंजन हुए हैं, ये सब इसमें आता है। हमारा कैपेबिलिटी बढ़ाने में निकोबार का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो भी आ जाता है इसी दायरे में, राइट। और बाहर का तनाव, जैसे मैंने बताया, नेपाल हुआ या आप ट्रम्प हुआ, जो भी है, ये सब दीज आर पार्ट्स ऑफ द होल स्टोरी। और दूसरी बात, हमें मैं मानता हूं, अगर दुनिया में भारत के पास दो दोस्त हैं, वो एक है ट्रम्प और दूसरा है जी जिनपिंग।
That's मैं an perspective. interesting way of putting things, isn't it? हम्म, क्योंकि मैं शी जिनपिंग तो हमारा दोस्त है, मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम्म, वो चाइना को इतना नष्ट कर दिया कि भारत ऊपर आ गया है। अब अमेरिका को नष्ट करने के लिए ट्रम्प तुला पड़ा है। और वो है ना, वो पिक्चर में गीत, वो मेरे को वो याद नहीं है, पर टप्पू कांड डांस साला, वो गाने है उसका। पप्पू पप्पू कांड डांस साला, पप्पू का डांस, यहाँ तो बिकम टप्पू कांड डांस, ये टप्पू कांड डांस साला। टप्पू पप्पू। टप्पू के वो बैल जैसा हाथ, वो पैसा है, और वो है ना कुछ उसका तो पर टप्पू कांड डांस साला। तो क्योंकि वो जैसे अभी बात कर रहे थे, उसका दिमाग और बाकी शरीर में कुछ कनेक्शन उल्टा है, क्योंकि हर रोज उठ के कोई नया कर देता है। तो इस बीच पे क्या है कि अगर आपने देखा होगा, अभी तक इंडिया वाज कंसिडर्ड अ स्विंग स्टेट, कि जिस तरीके से जिस ओर भारत खड़ा होगा, वहां पलटा भारी हो जाएगा और झुकेगा। पर ये पिछले 2-3 महीने से ये खत्म हो गया कहानी। इट इज, इंडिया इज अ पावर इन इट्स ओन राइट। सब चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े। यूरोप भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, इसीलिए वो Su-27 लेके आ रहे हैं यहाँ। अगर आप 1 साल पहले यही बात किए होते, तो कोई हमें आश्वासन नहीं दे रहा था कि आपके यहाँ आके हम बनाएंगे। पर अभी तो बनाने चाहते हैं यहीं। ये रफाल्स भी यही बनाना चाहते हैं, ठीक है। एप्पल वाला भी यही बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसके सेब तो और कहीं बिक नहीं रहा, ना बन रहा है, राइट। सो ये अगर जब है, तो हमारे इश्यूज आर संगीन, एंड वी कैन डिस्कस ईच वन ऑफ देम। ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है, हम इशू बेस्ड आ जाएंगे। अभी अभी तक के लिए इतना ही। जी जनरल नारायण। हाँ। सो इसमें जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, तो इसका एक सीख निकलता है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल की जनता काफी पढ़ी लिखी है, समझदार है, केवल भारत में नहीं संसार में। तो एक एक करके जो सत्ता में थे, जो लोगों का ख्याल नहीं रखा, वहां वहां तख्ता पलट हुआ है। आप अभी फ्रांस देख लो, वो कभी भी गिर जाएगा, उसकी बजट पास ही नहीं होगी। अभी तीसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया है, उससे बजट पास नहीं होगा। उसने नंबर 3 पे है, सोशलिस्ट के मदद से आया है और एंटी सोशलिस्ट बजट पास कर रहा है। देयर इज नो वे कि वो बजट पास हो। तो आप नेपाल देख लो, इलेक्शन डेट आ गया है और पहला चीज कहा है कि जो पिछले गवर्नमेंट ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए थे, वो सब चीज मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी, डिप्लोमेटिकली बैठ के, आसपास बैठ के सारा किस्सा खत्म कर दूंगी। मतलब लिपु लेक, लिम्पू दरिया, काला पानी, ऑल सॉर्टेड आउट। सो आई सब्सक्राइब टू व्हाट जनरल शंकर इज सेइंग कि भाई सब इकट्ठे आ रहे हैं। यूएस अभी अकेला पड़ रहा है, वो ईयू को पर दबाव डाल रहा है। पहले दबाव डाल रहा था कि भारत और चाइना, आज सडनली ट्वीट आता है केवल चाइना। भारत का नाम ही नहीं है उसमें, कि जब आप 100% ऑन चाइना, भारत का कहीं नाम ही नहीं है। कल तक तो भारत भारत बोल रहा था, भारत और चाइना दोनों में, भारत और चाइना दोनों में। उनके बंदे चैंपियन कर रहे थे कि वो यूक्रेन की लड़ाई भारत से, दिल्ली से निकलती है, मोदीज वॉर। क्या हो गया उसका सडनली कि 100% नहीं? क्यों अब वो क्यों कह रहा है? नहीं सर, अब वो क्यों कह रहा है व्हेन यू आर रेडी? उसका पंगा क्या है सर? एक तो यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया है कि हम इमीडिएटली निकलेंगे नहीं अपने रशियन तेल और गैस से। कट ऑफ डेट दे हैव गिवन इज 2028, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे गोइंग टू रिड्यूस द कैप टू 47। जोर का झटका धीरे से लगे, $47 पर बैरल हो गया तो गई भैंस पानी में इसके शेल ऑयल की। 60 से कम तो कोई खरीदेगा नहीं उसका शेल ऑयल। सर
तो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ ही इज फेसिंग विद यूरोपियन यूनियन, जो उसके विरुद्ध जा रहा है, अब अकेला पड़ रहा है वो। और जैसे जयशंकर ने कहा था, सब आपके साथ मिलना चाहते हैं। साउथ कोरिया बेचारा इकलौता था, वहां पे हंडे की फैक्ट्री लगाया था, अपने वर्कर्स भेजे थे, क्योंकि वहां पे तो कोई उसके स्किल्ड वो तो वर्कर्स जेल में है। उन्हीं को पकड़ के निकाल लिया, वो वापस ले गए। और हंडे कहता है हम फैक्ट्री नहीं खोलने वाले, पहले आप सोच लो आप करना क्या चाहते हो। दुकान जो खोल रहा था बेचारा वो भी बंद हो गया। सो अब क्योंकि एवरीवन्स अटेंशन भारत के ऊपर है, भारत ने अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना है, अपना ताकत बढ़ाना है। तो वहां पे आप देखते हो, एक तो ये गलाथिया का जो पोर्ट बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका मैंने एक मैप निकलवा के रखा हुआ है, वो दिखा देंगे लोगों को तो समझ जाएंगे कि why is it become so important with reference especially to मलाक्का स्ट्रेट। और चीन क्यों घबराया हुआ है, और चीन क्यों घबराया हुआ है, तो इसीलिए उनके पालतू लोग यहाँ पे जो जिंदगी में कभी 2 लफ्ज पेपर पे नहीं लिखे हैं, वो ऑपेड लिख के बोलते हैं कि देयर इज एन एनवायरमेंटल डेंजर। इट इज सरप्राइजिंग कि नाम किसका था, जिंदगी में कभी कुछ लिखा नहीं होगा, उनके नाम पे ऑपेड आ रहा है, तो वो अलग बात है। फिर आपका राफेल, जो एक्चुअली ये जो राफेल है इज द नेक्स्ट, हमारे पास राफेल 3 था, ये राफेल 4 आएगा आपका, जिसके ऊपर गया हुआ है। अब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्लियर कर देगा तो फिर उसका शुरू हो जाएगा टॉक्स। साफरान तैयार है, वाइल साफरान का तैयार है, आपके HAL की टॉक्स उसके साथ चली रही है अपने रशिया के साथ। रशिया का सेपरेट है, वो नासिक आ रहे हैं Su-57 M1 जो उसका है लेटेस्ट, उसका देखने के लिए, लगाने के लिए। ये टॉक्स हैं GE के साथ फॉर 414 इंजन फॉर मेकिंग इट इन इंडिया फॉर तेजस। वो डिले हो रहा है, तो साफरान ने एक और सुरली फेंकी है कि हम आपके लिए वो हमारे इंजन को मॉडिफाई करके आपके तेजस के बॉडी के अंदर फिट करा देंगे। Yes. For the first time. Yes, and इन सब के बीच में, as General Shankar would say, देर आए दुरुस्त आए, we have gone back to the 15-year LTIPP program। ये हमारे टाइम में हुआ करता था, फिर बंद हुआ, अब दोबारा उस पे गए हैं। क्योंकि जिस किसी ने भी, मैं जब कुर्सी पे बैठता था, पुराने फाइल खोलता था, पूछते थे, मैं कहता था यार जो हमारे आगे गए वो गधे नहीं थे, सोच समझ के कुछ काम करके गए हैं। कुर्सी पे अगर लाए हैं तो कुछ दिमाग था तो लाए हैं, और उनकी सोच क्या थी, तो अब वो वापस उसी सोच में गए हैं कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ये ओपनिंग रिमार्क्स यहीं पे किया जी। तो shall we start with निकोबार? तो मैं आपका हाँ बिल्कुल मैप पहले इस पे लगा लेता हूँ। डेस्क जरा मैप लगाइए। हाँ जी, ये आ गया मैप। हाँ सर जी। और ट्रम्प का तो वही है ना, कभी हाँ कभी ना, नेक्स्ट चढ़ा देना। ये है, दिस इज द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड ग्रेटर निकोबार में नीचे इंदिरा पॉइंट के पास, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन सियाचिन, इंदिरा कोल, द लोएस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बगल में है ये गलाथिया बे, which goes below this 10 degree channel, जो दोनों अंडमान और निकोबार के बीच में runs the 10 degree channel, which is the important one। नेक्स्ट दिखा देना, उसमें क्लियर हो जाता है। मैक्सिमम ट्रैफिक 10 डिग्री चैनल से ही जाता है। हाँ सर, सो नाउ यू सी कि 10 डिग्री चैनल के पास ही है, ये जस्ट अबाउट 40 माइल्स अवे। दिस इज द गलाथिया आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एंड यू कैन बिकम द ट्रांसशिपमेंट फॉर योर ऑलमोस्ट द कंप्लीट ईस्टर्न सेक्टर, अपने बांग्लादेश के लिए भी, अपने म्यांमार के लिए भी। अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो हैव इट एट वाइजैग। तो इसका ये बन रहा है, नेक्स्ट शॉट में मैं दिखाता हूँ, विच इज दी। और ये आपका ये विजनजम भी तो बन गया है। हाँ हाँ सर, विजनजम ये है ये प्लान, किस तरह से ये बनाने वाले हैं आपके गलाथिया पोर्ट। इसमें 2028 तक 4 मिलियन TEUs, दैट 20 यूनिट 20 फीट यूनिट जो आपके कंटेनर्स होते हैं,
दो इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। कंटेनर्स आर टू साइजेस, 20 फीट का और 40 फीट का, बट कैलकुलेशन के लिए 20 फीट में रखते हैं, तो इसीलिए इक्विवेलेंट यूनिट, ताकि अगर 40 फीट का है तो उसको 2 कंटेनर के नाम पे आप लेते हो। एंड बाय 2058 एज पर एग्जिस्टिंग प्लान विल इंक्रीज टू 16 मिलियन। अभी अपने 2-3 पोर्ट में जाते हैं, कुछ कोलंबो में है, एक ओमान में जाता है, सिंगापुर में जाता है, ये बन गया है दुबई। हाँ, दुबई। अच्छा, नेक्स्ट दिखा देना जो विजिंगम का बना है। नेक्स्ट, हाँ, ये विजिंगम का है पोर्ट। इसका 3 मिलियन TEUs 2028 में हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 मिलियन, वो 3 मिलियन, 6 मिलियन, अबाउट close to 1.5-1.6 million is your Vizag port which can handle, तो तकरीबन 7 मिलियन हो जाता है। एंड बाय मिडल ऑफ द आपका सेंचुरी यू विल बी हैंडलिंग इट क्वाइट हैवी। जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यू नीड योर ओन पोर्ट, डीप सी पोर्ट, जहां से आप निकाल दोगे। एंड दीज आर ऑल लिंक्ड विद सागरमाला के साथ ये सारे लिंक्ड है। तो आपका ये जो गलाथिया पोर्ट आ जाता है, वी कैन गो बैक टू द मैप वेयर वी शो द गलाथिया पोर्ट। इसके पीछे दो, एक और पीछे, हाँ, नाउ यू सी द इंपॉर्टेंस की इट इज राइट एट द माउथ ऑफ योर मलाक्का स्ट्रेट्स, एंड दिस वाज आल्सो गोइंग टू बी अ मेजर मिलिट्री बेस फॉर यू, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा पोर्ट बना रहे हो तो आपको उसके सिक्योरिटी भी चाहिए आसपास। When that happens, you dominate this. चाइना इसीलिए रो रहा है क्योंकि फ्रॉम हियर इज नॉट जस्ट यू डोमिनेट अपना मलाक्का स्ट्रेट्स, इसके नीचे है सुंडा स्ट्रेट्स, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है लुम्बॉक स्ट्रेट्स। सो इसके लुम्बॉक इस जहां से बड़े शिप्स इसके नॉर्मली ये नेवी के लुम्बॉक से निकाल के लेके आना प्रेफर करता है, तो इसके ऊपर आपका पूरा डोमिनेंस आ जाता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज गेटिंग वरिड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना के माउथपीस ने ऑपेड निकाला। ओवर टू जनरल शंकर। थैंक्स। आई थिंक जनरल राजीव नारायणन ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट एंगल से बात करूंगा। आई बीन टू गलातिया पोर्ट, वहां अभी तो एक छोटा जेटी था जब हम गए थे। वहां से अगर आप हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते हो और साउथ की तरफ देखेगा, साउथ ईस्ट की तरफ जब देखते हैं तो आपको बंदे आचे नजर आता है। बंदे आचे कहाँ है? वो इंडोनेशिया है, और ये इंडोनेशिया का बीच वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट। हाँ, और जहां वो सुनामी हुआ था, सुनामी सबांग पोर्ट भी है, सबांग पोर्ट तो अभी कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था, बात हुआ था पर वो डिले हो गया। और ये आपको क्लियर वही है, मलक्का स्ट्रेट से वो 10 डिग्री चैनल जो आता है और वो साफ नजर आता है। अगर और ये गलातिया पोर्ट का जो प्लान है वो 1/3 कैपेसिटी जो है वो फौज का होगा, राइट। और वहां एक एयरपोर्ट भी आने वाला है, राइट। तो आप पूरा देखिए, अगर आप वो मैप जो लास्ट अंडमान निकोबार का दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है, इसी का रख दीजिए। आप यहाँ देखिए तो आपका इसका पहले वाला दिखा, हाँ यहाँ पहले वाला दिखा दीजिए, फर्स्ट गो बैक वन। हाँ ये बस है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसका अपना पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान में है, नीचे आपका ये गलातिया पोर्ट है, और बीच में है कार निकोबार, गलातिया पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर, तीनों में आपके बड़े एयरबेस हो जाएंगे, हैं ऑलरेडी, 2 तो हैं, तीसरा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मेजर पोर्ट ये है, उसके ऊपर आपके पास पोर्ट ब्लेयर है, और उसके ऊपर भी एक पोर्ट है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, वो म्यांमार, डिगलीपुर, तीनों पोर्ट हैं, 3 पोर्ट, और ये है तो एक आयरन कर्टन बन गया। अब छोड़ो एक एयरक्राफ्ट, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह,
यहाँ कुछ नहीं चल सकता है अगर लड़ाई के वक्त। और यहाँ का जो एडी, यहाँ का जो एयरक्राफ्ट, यहाँ का जो नाव, सब कुछ है, हम कभी भी मलाक्का पोर्ट स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, बंद। इसके लिए हमें और किसी की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट जुड़ा है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए थे इधर, और वो प्रधानमंत्री जब गए, एक प्रपोजल गया है, मेरे ख्याल में प्रपोजल नहीं, वो फॉर्मेटिव प्रपोजल है उसको, कि सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया चारों मिलके मलाक्का स्ट्रेट का पेट्रोलिंग करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि इसमें इंडिया आ गया है और ये तीनों देश हमारे पास आए हैं, वो चाइना के पास नहीं गए। तो इसका मतलब एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हम हमारा पकड़ इस इलाके में बहुत मजबूत हो गया, और ये इस पोर्ट के साथ और भी मजबूत हो जाएगा। और उससे क्या है कि अब इसीलिए चाइना डरता है, चाइना का दम नहीं है कि यहां तक आए। ओके, तो ये हुआ स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से। मैं कुछ ये जो बात छेड़ा है एनवायरमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक, इसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। जैसे मैंने बताया, वहां मैं गया हूं, मैं कार निकोबार भी गया हूं। अगर आप कार निकोबार में देखेंगे, कार निकोबार में भी वही निकोबार की हैं, वही शम्पेन है, वही वही ट्राइब्स हैं। और कार निकोबार हालांकि छोटा है, वहां एक बड़ा बेस भी है, पर वहां के लोग वगैरह पूरा हमारा एयरफोर्स के ऊपर निर्भर है। और हमारा एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का बेस जो है कार्निक में, और उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक है। एयरफोर्स वहां बस भी चलाता है इनके लिए अंदर, और यहाँ भी चलाएगा, उनका भी देखभाल होगा, शांति से रहते हैं। मेरे को ये नहीं पता, याद, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वहां का यहाँ एक शिप आने से या लोगों को प्रगति होने से इनको क्या बिगड़ेगा, उनको तो प्रगति होगा। तो बेवकूफी की बात है, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। यार उनके कल्चर है ही नहीं कुछ। और अंडमान निकोबार में अगर अब मैं ऊपर दिगलीपुर तक गया हूँ और नीचे यहाँ पूरा गया हूँ, जितना हमारा भारत इतने पिछले इतने साल से इनका जो लोकल के साथ उनका कल्चर डाइवर्सिटी वगैरह हम संभाल रहे हैं, आप पूछो मत। एक पोर्ट आने से ये थोड़ी ना होगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये बेवकूफी है। एक और चीज है मैं बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंस। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कहाँ पर। हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल रेंजेस भी इसी इलाके में है, राइट। एक्चुअली हम फायर करते हैं यहाँ। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे, ना हम प्रगति कर सकते हैं, ना हम बड़ा पावर बन सकते हैं, ना हमारा कोई सुनेगा। अगर ऐसे ही ओपिनियंस आते रहे, तो मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ। वो मनमोहन सिंह जी के सेकेंड हाफ में हम सबको पता था हमारा कौन चला रहा था, ये हमारा गवर्नमेंट। और उस वक्त अगर आप देखेंगे, जितने हमारे डिफेंस प्रपोजल हैं वो बंद हो गए थे, राइट। यहां तक हमारे पास, मैं आप दिल से बोल रहा हूं, आज हमारे पास एम्युनिशन नहीं था लड़ने के लिए, और हमारे प्रपोजल थ्रू नहीं हो रहे थे खरीदने के लिए। और एक्चुअली हालत सुधरा जब मनोहर पर्रिकर साहब आए थे। जब मनोहर पर्रिकर साहब आए थे, मैं जाके उनसे बोला, पहले केस मेरा था एम्युनिशन के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम। मैंने बोला सर ये है, अगर कल के दिन लड़ाई होगा तो 3 दिन हम लड़ेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। उसने कहा क्यों? मैंने कहा ये कहानी है, मेरे को ये नहीं पता क्यों ये इन्होंने ये सब रोक दिया, पर पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला फिक्र मत करो, और वो पूरा क्लियर किया। खैर वहां से जो शुरुआत हुआ, हम पूरा रिकवर हो चुके हैं, हमारा हालत बहुत अच्छा है। तो ये भी एक फीबल अटेम्प्ट है, ये निकालना है कि वहां एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, एनवायरनमेंट के ऊपर हमें नजर रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, हमारा कल्चर को बचाना चाहिए।
पर हर वक्त एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हमारा प्रोग्रेस विजावी इकोनॉमी और ये इकोलॉजी और लोकल ट्राइब्स कस्टम्स वगैरह, जरूर आई एम श्योर हमारा गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि इनका जो ट्राइबल राइट्स वगैरह हम बंद कर देंगे। तो आई थिंक टू थिंक इवन कि ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट इज एंटी नेशनल। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो डाउट इन दिस। The only extra point I will add, sir, आप Please. ग्रेटर निकोबार आइलैंड का साइज देख लो और गलाथिया पोर्ट देख लो कहाँ पे, कहाँ है? एक कोने it में is है, not छोटा even सा। one, it is not even 1/10 the area of Greater Nicobar that we are ग्रेटर talking. निकोबार है। They are taking about 100 square kilometers out of 950 square kilometers. Correct, sir. ये- And बंदे नहीं, कितने हैं वहां पे जो रहते हैं? 1200। 1200, ठीक है, जिनमें से ठीक। 200 शोम्पेन है और 1000 जो है वो निकोबरीज है। नहीं निकोबरीज वो जो है वो नॉर्थ में रहते हैं और जो शोम्पेन है वो इसके आसपास रहते हैं। दे आर मेयरली 200। नहीं ठीक है, उनका वो देखभाल करेंगे, उसमें क्या है, इसमें कोई ये नहीं है। पर मेरा विचार बड़ा क्लियर है इसमें। सही सर, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा, ये एंटी नेशनल आवाज है, राइट? इट डजंट मैटर हु इट इज, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दिस एब्सोल्युटली। और जैसे जनरल राजीव नारायणन ने बताया, आप थोड़ा और पीछे हटें तो जब आपके पास गलातिया पोर्ट आ जाएगा, आपके पास विजिंजाम भी हाथ में आ जाएगा, बाई 2028, अभी 3-4 साल में आपके पास 4 मिलियन TUs का कैपेसिटी दोनों जगह हो गए, 8 मिलियन TUs। उससे क्या है कि पूरा भारत का जो ट्रांसशिपमेंट है, जो आप पैसा बचा सकते हो, और तकरीबन इसका 2 से 300 मिलियन डॉलर पर हर साल एक पोर्ट के जरिए आप बचत होगा, जो आप अभी कोलंबो और क्या इसमें सिंगापुर में दे रहे हो, राइट? सो आई थिंक, एंड प्लस आगे जाके आप जैसे इसका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा और आपका कैपेसिटी, आपको चाहिए ये कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स के लिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर अभी 10-15% ही है, अगर वो 20% तक भी हो जाएगा तो आपको कैपेसिटी चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो आपका एक्सपोर्ट विल बिकम कॉस्टली, दैट्स अबाउट ऑल, एंड विल बी अनकम्पिटिटिव। सो यू नीड इट, ये आपको कैपेसिटी चाहिए। अगर ये कैपेसिटीज और लिंकेजेस नहीं है इन द कंप्लीट चेन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू सिस्टम, तो आपका GDP भी नहीं बढ़ेगा। और जब तक आप अमीर नहीं हो, आपके जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी कैसे देखभाल करोगे? टन गोपाल को थोड़ी ना बोलोगे कि जाके ये पूरा इकोलॉजी वगैरह इनको बचाओ, ठीक है? वो ये बात है ना, वो नंगा क्या निचोड़ेगा, दोनों नंगे हैं तो क्या होगा? नंगा कुछ नहीं क्या होगा। नहाए क्या निचोड़े। हाँ ना, वो नहाएगा तो इसी के लिंक है सर दैट you have put the orders for about 50 of your oil carriers, oil tankers, and you're looking at having your own container ships, VLCC and Panamax container ships बनाने के लिए talking to Hanwha and Korean and Japanese firms, and they are coming to sign the agreement with our इसके 100%। इसके साथ to make it, because this goes concurrent ना सर, आप अपना बना रहे हो तो अपने जहाज में जाना चाहिए, अपने जहाज में जाओ, अपने कंटेनर्स भेजो। आप क्यों चाइना के कंटेनर्स के ऊपर निर्धारित हो, राइट? अगर आपका ट्रेड बढ़ेगा तो इट्स अ ग्लोबल थिंग। अगर आपका यू वांट, आपका दायरा बढ़ाना चाहते हो तो ये सब चाहिए। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज, जो शिपिंग रूट दिखाया। ये आप यहाँ देखिए, भारत का जो पेनिनसुला तो है ही, आप इस साइड तो हम देख रहे हैं अंडमान तक, उस साइड हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक जाता है, नीचे हमारा पहुंच डिगो गार्सिया तक है, राइट? तो अगर ये सब है तो आपको हवाई जहाज चाहिए, आपको फाइटर लड़ाकू विमान चाहिए,
ये सिर्फ चाइना और उसके लिए नहीं है। हमारा दूरदृष्टि क्या है, पाकिस्तान और चाइना नहीं है, हमारा दूरदृष्टि है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर हावी होना। ये हमारा ओशन है, एक इकलौता महासागर है जो एक किसी देश के नाम पे है, और कोई की इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, राइट। तो और कोई महासागर किसी और देश के ऊपर नहीं है। तो इसके ऊपर हमें बिल्कुल काबू होना चाहिए, और उसके लिए आपको ये रफाल, Su-15, AMCA सब कुछ चाहिए आपको। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं, और अच्छी तरीके से, राइट, दे रहे दुरुस्त आए, ये हमने पहले भी बताया कि हम मल्टीप्रॉन्ग चल रहे हैं, कि एक भी फेल हो गया तो दूसरा सक्सीड होगा। ये जरूरी नहीं है ये 3-4 प्रपोजल जो इकट्ठे हो रहे हैं उसमें सारे सक्सेस हो सकता है, और उसका भी मैं उदाहरण दूंगा अभी। पर बात यह है कि ये इसमें एक फेल भी हो गया तो दूसरा सक्सीड हो जाएगा, राइट। 10 साल पहले सब हमें बोल रहे थे कि हमारे पास कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी देखिए, हमने उस वक्त 6 प्रोग्राम्स चलाया। एक K9 वज्रा का चलाया, अल्ट्रालाइट होवित्जर का चलाया, शारंग का चलाया, अटैक्स का चलाया, धनुष का चलाया, बोफर्स अपग्रेड का चलाया, सब कुछ उसमें से सारे सक्सेस हो गए। तो अभी ठीक है, तो हमारे पास ये तजुर्बा भी है आगे बढ़ाने के लिए। और हम इनफैक्ट राजीव एंड आई, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं टैंक्स और आर्मर और एमिनेशन के लिए भी ऐसे मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो। पहली बार ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हम करेंगे। ये आपको रिजल्ट कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, ये भी मैं बताना चाहता हूं। अगर आप ये शुरू करोगे तो आपको अगले 5-10 साल में आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। पर जब आपको ये रिजल्ट आना शुरू हो गया तो आप अलग स्तर पहुंच जाओगे। इसमें मेरे को दो राय नहीं है इसमें हमें। तो इट्स नॉट 116 रफाल, ये 114 रफाल का तो पहले 10 साल पहले हमने ऑर्डर देना था। खैर वो उस वक्त की सोच था, पर अभी मेरे ख्याल में व्हाट एवर इज हैपनिंग इज गुड, और इट इज कंसिस्टेंट विद आवर ग्रोथ। राजीव एंड संजय जी, आप भी बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ एज अ सी फेरर, बिकॉज आई सेल्ड फॉर 4 years एज ए मर्चेंट मरीनर। तो जब हम जाते थे कई बार, वंस आई वेंट फ्रॉम कैलकाटा टू मोम्बासा, सेल्ड फ्रॉम कैलकाटा टू मोम्बासा। तो वो कैलकाटा टू मोम्बासा हमारा कुछ ऑन बोर्ड सिकनेस का प्रॉब्लम क्रू का हुआ, तो वी गॉट हेल्प फ्रॉम डिएगो गार्सिया। वो डिएगो गार्सिया पास में था, रास्ते में था। तो वो डिएगो गार्सिया से वो बार्ज आया उनका, बार्ज पे एक उनका कोई मेडिकल एक्सपर्ट आया और ही लुक्ड आफ्टर आवर क्रू, और उसको फिर देख दाख के वी डिडंट हैव टू बी टेकन ऑफ, और उसको मेडिकली अटेंड करके वो कर दिया। एंड दैट टाइम वी वर एक्सपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कैलकाटा टू ईस्ट अफ्रीका। और अब तो टाइम के साथ में वो और बढ़ा है, क्योंकि अब हमने देखिए कितना वहाँ पर फुटप्रिंट एक्वायर कर लिया। यू गॉट अब आपका एक छोटा बेस, यानी लुकआउट और रेडार वगैरह का साउथ ऑफ लक्षद्वीप में है हमारा। दैट इज द चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच की वो चैनल है जिससे सारी शिपिंग जाती है। फिर आप नीचे चलो तो उधर हमने जो है वो मॉरिशस से भी ले रखा है बेस, और सेशेल्स से भी ले रखा है, और मोजाम्बिक से भी ले रखा है। तो 3 हमारे बेस इधर हैं, एक उधर आपके वो ओमान में है, दुखम। तो ये एक सब और कुछ बीच में है अगालिगा, बीच में अगालिगा में तो भी है, वो और वो मॉरिशस का है। सेशल्स के हैं, मॉरिशस का, या हाँ, चगवास में आ जाता है। अच्छा, चगवास में जा रहे हैं हम ढूंढने के भाई, और चगवास में और क्या कर सकते हैं। चगवास आइलैंड ऑलरेडी मॉरिशस को मिल गया वापस, एक्सेप्ट डिएगो गार्सिया। तो अगर इतना सारा हमारा फुटप्रिंट है तो डेफिनेटली वी रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड जो 10 डिस्ट्रॉयर्स, जो अभी वो 15 साल का जो पर्सपेक्टिव आया है मोदी का, दैट सेज 10 more stealth destroyers
an aircraft carrier with EMALS, electromagnetic air launch system. तो पर्सपेक्टिव तो पूरा है. इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट, आप लोगों से पूछूंगा कि भाई वो जो 15 ईयर MOD का जो पर्सपेक्टिव आया उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? लास्ट स्लाइड लगा देना, आखिरी वाला बिल्कुल. नेक्स्ट. हाँ, ये दिस इज दैट्स व्हाई आई पुट अ वेलकम रिटर्न टू द ओल्ड. मैं तो 3 साल इसको बहुत सर खपाते थे, अपडेट होता था, हर साल उसको अपडेट करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी क्लियर्ड बाय द रक्षा मंत्री. IDS के थ्रू सबका इकट्ठा करके सारा कुछ करके रक्षा मंत्री से. तो दैट इज हाउ दे हैव गिवन देयर फ्यूचरिस्टिक, मतलब क्या क्या चाहिए हमें, जैसे लाइट टैंक्स हो गया, योर UAVs एंड ड्रोन्स हैं. ये FINSAS का तो हमारा कब से, FINSAS जो मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, दैट इज द एनाग्राम. FINSAS जो ये बंदा खड़ा है, दिस इज FINSAS. ये लेट 90s में शुरू हुआ था. इसके ऊपर 1 साल मैंने भी काम किया था. ये दैट डोंट लुक एट एन इन्फेंट्री सोल्जर एज वन सोल्जर, लुक एट हिम एज अ सिस्टम. क्योंकि अगर वो भी इक्विप्ड है आगे वाला, उससे भी आपको इंफॉर्मेशन और इनपुट आ सकता है लाइव, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. उसके पास भी ड्रोन का फीड आ सकता है, अपने हाथ में यहाँ पे देख सकता है कि क्या हो रहा है, किधर है, एंड व्हाट ही इज वाचिंग थ्रू हिज गॉगल्स. इफ इट इज enabled, then what he's seeing through the goggles can be flashed back to the command, to them also to see the next higher commander क्या हो रहा है. तो इस तरह से पूरे हैं. नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर है, यू आर प्लानिंग टू गो अप, इंक्रीज योर नंबर ऑफ शिप्स ऑल्सो, 300 से ऊपर करना चाहते हैं आप. आपके फाइटर्स का है कि आप यूर अप्रोचिंग 700 फाइटर्स. तो दिस इज फाइन एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कंकरेंटली जो DPP अपना इंप्रूव करना चाहते हैं इस साल में, कि भाई अदरवाइज DPP बहुत डिले हो जाता है उसमें क्लियरेंस लेना. और उसके बाद लोग सोचते हैं DAC में क्लियरेंस हो गया तो आ गया. नहीं, DAC में क्लियरेंस हुआ तो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर तभी शुरू हुआ है, उसके बाद समय लगता है. सो दीज कीप गेटिंग अपग्रेडेड. अगर 3 साल बाद अगर आप देखेंगे तो द लिस्ट में नॉट बी द सेम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज द टेक्नोलॉजी कीप्स इंप्रूविंग, न्यू सिस्टम्स गेट फील्डेड. सो एंड ये पहले भी होता था, प्रॉपर बनता था. LTI-PP तीनों का सर्विसेज का कंपाइल करके IDS अपना हेडक्वार्टर्स कंपाइल करके रखता था. बीच में फॉर रीजंस दे मेड इट फॉर जस्ट अ 5-year cycle, and now they have come back to a 15-year cycle. I'm sure General Shankar will be able to give more perspective on this. Yeah, इसका थोड़ा इतिहास समझना इम्पोर्टेंट है. 98-99 में कारगिल युद्ध के बाद उस वक्त इंडियन आर्मी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला था, और उस वक्त का वाइस चीफ साहब ने उसको ऑथर किया था. सबका सब पूरा एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेके उस डॉक्यूमेंट के नाम है शेप्स एंड कॉन्टूर्स ऑफ फ्यूचर वॉर्स. ठीक, और वो शेप्स एंड कॉन्टूर्स ऑफ फ्यूचर वॉर्स अगर हम पढ़ेंगे, मैं काफी पढ़ चुका हूँ उसको, इनफैक्ट रट चुका हूँ. तो वो एक 50 साल का दृश्य देते थे, विजन, कि 50 साल 2050 में क्या होगा. और वहां उस वक्त का विजन ये था कि भाई ये तो हमने आज लिख दिया, पर इसका रिव्यू हर 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बदलेगा, आपके दुश्मन बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, एडवर्सरीज बदलेंगे, जियोपॉलिटिकल स्थिति बदलेगा. तो ये चेंज करना पड़ेगा. पर चेंज हो या ना हो, कुछ टेक्नोलॉजी बदले या ना बदले, इसमें कुछ बेसिक नंबर्स दिए गए थे कि हमें 2030 तक इतने टैंक होना चाहिए, इस प्रकार के टैंक होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर, और 2025 तक इतने गन होना चाहिए, इतने मिसाइल होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर. और वो हर आर्मी
आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी, सबके लिए वो लिस्ट में हम एक्चुअली हमारे पास एक प्लान है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, सब सोचते हैं कि एक दिन उठ के ये क्यूआर बनाया जाता है वगैरह वगैरह, वो नहीं है। 2000 में हमने ये 50 साल का एक दृश्य बनाया था, विजन स्टेटमेंट, और उससे एक डेरिवेटिव है 15 ईयर LTIPP, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्लान। और वो इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्लान 15 इयर्स क्यों है? बिकॉज हर 5 साल एक 5 ईयर प्लान बनता है, ताकि वो 5 ईयर प्लान इज द एक्शन प्लान, 15 year plan is the thinking plan and making policies and all that, and the 50 year is the vision. So it was all dovetailed in one into the other, और उसके ऊपर हम बनाते थे। मेरे ख्याल में क्यों हुआ क्या नहीं है, ये बीच में 5 साल पहले इसको छोड़ दिया था हमने, राइट? पर इट्स गुड थिंग बिकॉज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई 5 साल में चलेगा नहीं, 15 साल का होराइजन दो। 15 साल का होराइजन अब देखो दोगे तो सर्विसेज के भी बड़ा क्लैरिटी आएगा कि क्या हमें मिलेगा और क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली हमारा इंडस्ट्री को क्लैरिटी होगा कि वो अपना कैपेसिटीज किस तरीके से ओरिएंट करें और वो अपना टेक्नोलॉजी कहाँ से ले आए। अगर आप राइट, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला 3 5 ईयर प्लान आ जाते हैं एक 15 ईयर साइकिल में। तो अगर मान लो ये 3 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें 200 टैंक लेना है, दूसरे 5 ईयर प्लान में 200 टैंक और लेना है, और हर 5 ईयर प्लान में 200 टैंक्स। पर जो पहले 5 ईयर प्लान में जो 200 टैंक लेंगे, दूसरे 5 ईयर प्लान में जो 200 टैंक लेंगे, और तीसरे में जो हम 200 टैंक लेंगे, वो अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गया होगा, हमारा जहां हम इनको इस्तेमाल करते हैं वो भी बदल गया होगा। सो ऑल दैट इज रोल्ड इनटू इट, बट यू नीड अ बेस मॉडल विद अ बेस टेक्नोलॉजी, राइट? इट इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट अलोन। ये हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर होना है, तो उनको भी क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई ये चाहिए, इस तरीके से फौज को चाहिए, तो हम भी टेक्नोलॉजी जहां से लाना है लेंगे या बनाएंगे, या जो भी है उसी तरीके से जितने हमारे IIT एकेडमिक्स वगैरह हैं उनको भी साथ साथ लेके चलो, सो दैट ये साकार हो सके और ये सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगा, राइट? तो ये दिस इज द थिंग आई थिंक। अगर आप ये मोर इम्पोर्टेंटली, ये एक 15 ईयर प्लान है ऑफ सुरक्षा, इसमें ये भी शामिल है, या आपका रफाल हुआ है, Su-57 हुआ, ये सब उसमें शामिल है। ये सिर्फ आर्मी का नहीं है, ये एयरफोर्स और नेवी का भी उनका अपना प्लान है, उसी में आपका ईमेल्स हुए हैं, आपका वो जो PDBF आपने का भी प्लान है। सब कुछ इस 15 साल के इसमें प्लान है, और इसमें मान के चलिए 15 साल नहीं, 50 इयर्स का विजन है पीछे, वो कोई बताएगा नहीं आपको हमें। बट इसके साथ साथ देखिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे पोर्ट्स के बारे में हमने बात किया, ये पोर्ट्स का ही नहीं है, MRO फॉर एयरक्राफ्ट। India is going to be the fastest aircraft, what shall I say, traffic area. We're going to have the maximum number of aircraft in another 30 years. We're going to beat China. The number of aircraft which are going in our maximum number of airports खुलेंगे, MRO खुलेगा, इंडस्ट्री खुलेगा इसके लिए। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा है, साथ साथ आपका कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं, आपका सुरक्षा के कैपेसिटीज बन रहे हैं। सुरक्षित भारत और विकसित भारत दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सुरक्षित भारत और विकसित भारत एक ही सिक्का है, वो दो पहलू हैं एक सिक्के के। सो अगर आप देखेंगे इस सब कुछ इसमें ये साथ साथ चल रहा है। और मैं इसके साथ मैं वापस आऊंगा जो पहले हमने शुरू किया था। अगर भारत में इतना तरक्की होने वाला है 15 साल में, और ये बड़ा क्लियर दृश्य है, इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, तो बाकी के लोग क्यों नहीं आएंगे यहाँ? ट्रंप क्यों नहीं भाग के आएगा? जी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा है? सो यू सी, और भारत का तरक्की पक्का है, चाहे USA एक इट डजंट मैटर हाउ USA एंड चाइना बिहेव्स,
एंड दैट इज वाई मैंने बोला ट्रम्प और शी जिनपिंग हमारे दोस्त हैं। क्यों? करेक्ट। क्यों? उन्होंने भारत को टुकरा दिया, नीचे देखा सब कुछ। उसका परिणाम क्या हुआ? भारत अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, और जब खड़ा होगा इट विल बी अ टॉल भारत। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा आपके जनरल नारायणन, लेट्स टॉक अबाउट द 114 रफाल्स एंड हाँ, जेट वो इंजन। कैन तो वी गेट दैट आप, स्लाइड अप? हाँ वो स्लाइड जो है उसका, हाँ, वो भी दोनों देख जोड़ लेते के मैं हैं। कर देता हूँ एयरफोर्स का। हाँ, इसके पीछे पीछे इसका, वाला। इसके पीछे और एक और पीछे, हाँ ये ना ये नेक्स्ट, आगे 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 नेक्स्ट। गो फॉरवर्ड। हाँ ये, तो अभी ये जो 114 राफेल के लिए, दिस इज ऑब सिंदूर में इनका कैपेबिलिटी देखने के बाद ना एयरफोर्स ने सेट कि हमको ये दे दो। तो प्लस ये नहीं है कि इससे सारा कुछ हो जाएगा, लाइक वी हैड लेकिन मेंशन। पाकिस्तान तो कह रहा था साहब कि उन्होंने हमारे रफाल जो है वो गिरा दिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नाउ दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रफाल। हमारे पास F3 है, दिस इज F4। F4 इज द वन व्हिच इज मेड बिल्ट नेटवर्क सेंट्रिक, और उसमें कैपेबिलिटी ये है कि जो F3 है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है F4 के साथ आप ही आप। एंड इसमें एवियोनिक्स वगैरह काफी इंडियन वाले आने वाले हैं, and 60% indigenous content आएगा, and it will going to be made in India. They have found their अपना JV पार्टनर। साफरान के साथ तो है ही है, आप आपका आम का जो जेवी पार्टनर HAL नहीं होगा? नहीं HAL नहीं है, HAL नहीं है, वो है अपना, आई थिंक इट इज अनिल अंबानी, आई मे बी रॉन्ग, बट आ जाएगा। They have a private player who's the JV partner. The DRDO GTRE is in talks with Safran. कहने में है कि any day now the deal will get signed. Safran और engine डिफेंस is the सेक्रेटरी one अनाउंस तो पहले ही कर चुके हैं, he's already announced it. announced it. So that is the engine which is going to be around which the AMCA is going to be built. Concurrently HAL की टॉक्स चल रही है और अपने GE के साथ फॉर 414 इंजन, बट साफरान ने शुरली फेंक दिया है कि प्रॉब्लम है तो मैं अपना जो तेजस के पावर का इंजन जो है वो मैं मॉडिफाई करके फिट करके दे दूंगा आपको। तेजस एंड तेजस Mark 1 एंड Mark 1 अल्फा में आपको मिल जाएगा। सो दिस पुटिंग प्रेशर देयर, एंड कंकरेंटली है Su-57 M1 which is the latest, उसके बातचीत के लिए, which will also be made in India. नासिक में they have come to see, नासिक में Su-30 बनता है। तो धीरे धीरे ये आ रहा है, 3 आपके लाइंस रहेंगे, एक तो अपना इंडिजिनस तेजस रहेगा और आमका रहेगा। आमका आने में थोड़ा समय लगेगा, बट इंडिजिनस तेजस है, you have the Russian series of Su and some Su-57, Su-30 वो, and you have the French series Mirage and आपका ये राफेल जो एयरफोर्स के पास रहेगा। तो सर हमारे अमेरिका बहादुर का क्या होगा? उनको आप सिर्फ सर्वेलेंस और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पे छोड़ देंगे? नहीं, दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी। आपका जो स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो अमेरिका से है। ग्लोब मास्टर्स हुए हैं, C5, C17 Globemasters. The team is coming again to talk for your maritime reconnaissance PL-8 एयरक्राफ्ट के लिए बात करने आ रहे हैं आपके साथ। नेवी के मैरिटाइम वो होगा। नेवी इज ऑन द लुकआउट फॉर देयर न्यू लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर देयर एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आपको वहां के उसके लिए भी आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। ऑलरेडी आपने 36, हाँ, दैट दे हैव टू टेक अ कॉल बिकॉज राफेल का मैरिटाइम वर्जन है ऑलरेडी 36 हम वी आर इन डील विद देम। There is a maritime version of Rafale which is available, so that can also come out there. So UAVs हैं आपके, इजरायली वाला UAV अदानी बना रहा है,
रीपर के लिए देख रहे हैं, दे रहा है क्या दे रहा है, हु विल मेक इट हियर फॉर यू, ऑल दीज टॉक्स आर गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है, सी ट्रम्प के कारण आपने यूएसए से रिश्ता नहीं तोड़ा है इतना मैं कहता हूं। तो आपका रिश्ता ट्रम्प से खराब हुआ है, आपका रिश्ता बाकी यूएसए के लोगों के साथ खराब नहीं हुआ है, वो तो आ रहे हैं बात करने के लिए। भाई ट्रम्प की भी बात कर लेते हैं साहब, आज ट्रम्प क्या कह रहा है? नहीं, अब ट्रम्प तो छोड़ अब वो दीजिए। क्या बोलो ना। नहीं, what Rajiv was saying is very important. हमारा प्रॉब्लम ट्रम्प के साथ है, यूएसए के साथ नहीं है। और इसी बात पे मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी एक आर्मी का यूनिट जो है अलास्का में बैठा है आज के दिन, वो युद्ध दे आर अभ्यास डूइंग ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग, राइट। और नेक्स्ट नेवल एक्सरसाइज प्लान्ड है यूएसए के साथ। तो यूएसए के साथ हमारा रिलेशंस, दे गोइंग ऑन टू ट्रैक्स, वन विद ट्रम्प एंड हिज लॉट, एंड वन कोर यूएसए हमारा जारी है। और वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू ड्रॉ आउट ऑफ देम, ऐसी बात नहीं है। और हमें फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें वी शुड बी वेरी क्लियर ऑल्सो कि हमें स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस चाहिए, तो वी स्टिल नीड यूएसए। दैट डिफेंस पार्टनरशिप विद यूएसए, वी शुड टेक इट लाइटली कि क्योंकि हम बढ़ गए तो वी कैन डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। वी स्टिल नीड, क्यों हमें ये भी, वी शुड नेवर फॉरगेट कि चाइना विल स्टिल रिमेन आवर एडवर्सरी, और चाइना इज मेकिंग लॉट ऑफ स्ट्राइड्स इन स्पेस एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, जी जिनपिंग उसको रोक रहा है, इसी जिस तरीके से यहाँ ट्रम्प भी वो अमेरिका को डाउन कर रहा है, बट कैपेबिलिटीज तो है इनके पास, एंड आवर कैपेबिलिटीज आर स्टिल नॉट इन प्लेस। सो इस हालत में वी हैव टू प्ले ऑल साइड्स, दैट्स द बिग डील। तो अभी हम ट्रम्प के बारे में बात कर सकते हैं यार, आई थिंक। राजीव जी, आज ट्रम्प पता नहीं आपका बिस्तर के योर किस फ्रेंड तरफ से ट्रम्प, उठे। यू कैन अब टेक द स्लाइड ट्रम्प, ऑफ, बिल्कुल स्लाइड सर, हटा ले। ये स्लाइड हटा दो, अब स्लाइड्स ही हटा दो आप, वी आर डन विद स्लाइड्स। अब आज सडनली ट्रम्प, कल तक तो ट्रम्प चाइना एंड इंडिया ईयू के पीछे पड़ा था कि चाइना और इंडिया दोनों पे 100% सैंक्शंस लगाओ, ये करो वो करो। आज के ट्वीट में इंडिया गायब है, केवल चाइना है। चाइना को बोल रहा है कि करो ये करो वो करो, और वो बोला है कि मैं आपके साथ, मैं भी करूंगा जब आप करोगे। इन्हें अपना हाथ झाड़ रहा है पूरा कि मैं अब ना तक तो लड़ नॉर्मन रहा फेल था। होगा ना राधा नाचेगी। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल डू यू लुक एट इट एज एन ऑफ रैंप कि इंडिया से बिल्कुल, एक ऑफ इट्स अ रैंप ढूंढ रहा है टोटल वो? ऑफ रैंप ही सीकिंग फॉर इंडिया, भारत से सीख कर रहा है कि भाई साहब गलती हो गई, अब देखो मैंने ये ट्वीट कर दिया, मुझे ऑफ रैंप दे दो, कुछ तो दे दो मोदी जी, अब मैं कॉल करूंगा, कॉल तो पिकअप कर लो बात तो कर ले यार बट इस प्रॉब्लम इज, लाइक आई मेंशन शुरू में ना सर, ईयू इज नॉट विद हिम ना सर। ईयू का डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल एंड गैस इतना है, वो छोड़ नहीं सकता। वैसे ही उनकी इकोनॉमी चरमरा रही है, और आप यूएस से बोल रहा है कि आप मेरे से तेल लो, विच विल बी अबाउट 4 times कॉस्टलियर देन रशियन ऑयल एंड गैस। कैसे मानेंगे वो? इसलिए उन्होंने आगे का डेट दिया 2028 कि भाई साहब तब तक कुछ ना कुछ लड़ाई का, क्योंकि जो ईयू प्रेसिडेंट का बात हुआ था, अपने काउंसिल प्रेसिडेंट का बात हुआ था विद मोदी जी, उन्होंने तो यूक्रेन में सुलह करने के लिए भी बात कर ली थी, और मोदी जी ने कहा था कि ठीक है अगला आप ले आओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो नाउ यूएस काउंसिल प्रेसिडेंट इज द वन, और द ईयू काउंसिल इज द वन व्हिच गिव्स the geo-economic, geopolitical and geostrategic direction to EU। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, उसके नीचे है उर्सुला वॉन डर लेयन, उसको भी साथ रख के बोला है आप एग्रीमेंट खत्म करो जल्दी, एंड यू हैव सेड कि भाई नवंबर तक कर देंगे, एंड February is the EU summit, India EU summit, where not only the council, even the commissioners have been invited, February में है। ट्रम्प को तो आग लग गई होगी, आफ्टर बर्नर जल गया होगा कि यार ईयू के साथ एफटी हो गया तो मेरा क्या होगा फिर उसके बाद, देन इंडिया इज ऑन स्ट्रॉन्गर विकेट बड़ी गलती कर दी। और उधर बसनेट तो उसका बसंती तो कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, जब तक रशियन ऑयल नहीं
बंद करेगा, हम एफटीए करेंगे ही नहीं। तो प्रॉब्लम इसका ये है कि एक उसका नवारो जिसको इलॉन मस्क रिटार्डो बोलता है वो एक लाइन चलता है, बेसेंट जिसको लोग बसंती कहते हैं वो दूसरे लाइन पकड़ी हुई है, और तीसरा उसका लुटनिक है वो किसी और लाइन पे चला हुआ है। ये जो इनके पागल घोड़े निकले हुए हैं ना, इनको लाइन पे लेके आना है, तभी कुछ बात हो पाएगी। नॉट ओनली दैट, यूरोप का रिक्वायरमेंट, अगर आप हमारा और प्रधानमंत्री, इटली का प्रधानमंत्री मेलोनी का जो आप देखोगे तो वो व्हाट इज शी सेइंग, आईमेक शुरू करो जी। दे वांट आईमेक तापड़तोड़। उस पे भी बात हुआ था इनका आईमेक का, एक्चुअलाइजिंग द आईमेक। एक्चुअलाइजिंग, जब तक आईमेक थ्रू नहीं होगा यूरोप तरसता रहेगा। और इंडिया हैज गॉट सम ऑफ द, आई थिंक इंडिया हैज गॉट द लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेबिलिटी इन द वर्ल्ड टुडे। वी हैव मोर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी देन एनीवन एल्स। वो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी के बिना आप तेल बंद कर दोगे, रिफाइनिंग कैपेबिलिटी बंद कर दोगे, तो बाकी कैसे जिएंगे? See, अगर इफ यू लुक और अभी एट तो और ऐड हो रही है नहीं, एक बड़ी रिफाइनरी तो यहाँ राजस्थान में ही आ रही है। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ठीक है, कल हम कट कर देते हैं रशिया से लेना 50%, जस्ट टेक इट, तो who will get hit? इंडिया में तो जो 50% हम रशिया से लेंगे, हम रिफाइन करके हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा सब कुछ चलेगा। पर किसको तेल नहीं मिलेगा? जिसको तेल नहीं मिलेगा वो है पहले यूक्रेन, दूसरा यूरोप, फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए। यूएसए को भी नहीं मिलेगा। तो हिट किसको? अपने आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात है ये। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग ऑफ दिस विल कम थ्रू। ये तो बोलने वाली बात है, और देखेंगे अभी तमाशा। वो आपने बोला वो राधा नाचने वाली बात है, राधा ही नहीं है तो नाच कहाँ होगा? ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बस वही है। बट वेयर डू यू सी दिस रशिया यूक्रेन वॉर हेडेड? मुझे तो लगता है कि अब यूक्रेन बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। सर वेस्टर्न यूरोप तो कोलैप्स हो चुका है। आप देख लो, जर्मन जो चांसलर था 3 दिन पहले, उसने तो क्लियर बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, 3 साल से हम रिसेशन में हैं, हम यूक्रेन को मदद नहीं कर सकते, जितना कर सकते थे कर दिया, अभी जो कुछ भी है मैंने अपने देश को देखना है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बॉर्डर सील कर देना है, नो मोर असाइलम, किसी को असाइलम नहीं देना, मैंने अपना इंटरनल सिक्योरिटी सॉर्ट आउट करना। वो तो 180 डिग्री टर्न हो गया। वहां पे मैक्रो टर्न नहीं हो रहा है, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। उधर यूके चुप नहीं हो रहा है, वहां मदद कर रहा है, उसका बजट का कचरा हो रहा है, उसका बॉन्ड कोई नहीं ले रहा है, बॉन्ड मार्केट इज कोलैप्स्ड। As of yesterday, his bond market is collapsed and everybody is waiting for 26th of November when they're going to table their budget, or budget will not get passed because his own party people are angry with him and they're wanting him to resign. And all these 3 countries, UK, France and Germany, are in talks with IMF for a bailout. So much for being global north. इस हालत में क्या वो इंडिया से पंगा ले सकते हैं, जियो इकोनॉमिक पंगा? सवाल, it question doesn't take birth. That is the reason what General Shankar was saying. Meloni is adamant कि भाई जितना जल्दी हो सके आईमेक शुरू करा हुआ। सर्वाइवल है सर उनका आईमेक, ठीक है सर। एंड एज फार एज सेल ऑफ रिफाइंड ऑयल इज कंसर्न, यूएस इज नंबर 1 about 110 odd billion barrels. You are number 2, close to 100 billion barrels. Million. Number 2 in the world. Per day. Per day. You're number 2 in the world. और नंबर 2 को बोल रहा है बंद करो। कौन मानेगा संसार में सर? There are so many countries also other than Europe who are dependent. अफ्रीका भी जाता है आपका, लैटिन अमेरिका भी खरीदता है आपसे। How will they survive? बंद करोगे तो। जब ये धीरे धीरे धीरे, I think his saner voices in the Republicans have spoken to him, hence the tweet today morning, their morning, हमारे शाम को। और ये जो मैं तो ये वॉर पूछा जो था, है ना, यूक्रेन का क्या देख रहे हो आप? कितने दिन चलेगा ये यूक्रेन? यूक्रेन के I दिन don't give it more than 6-7 months.
सर जैसे पैसे खत्म हो गए, पैसे नहीं देंगे, हथियार नहीं पहुंचेगा, एज इट इज तो यूएस का जो कैपेसिटी पोलैंड है में क्यों बनाने एक्सपैंड का कर रहे हैं फिर? है सर, पोलैंड में क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? पोलैंड को कहाँ एक्सपैंड किया? अरे वो जबरदस्ती वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे थे ना कि और रशिया हैज कॉज्ड इफ यू लुक एट द incursion through drones सीक्वेंसिंग and और things. पूरा देखो सर क्या था, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव। इनके आई थिंक जर्मन का था या नेदरलैंड का, नेटो का F-35 tried to venture into Ukrainian airspace. So the Russian drones came and jammed that aircraft completely, and पूरा उसका सिस्टम फेल होके उसने अपने स्क्वॉक बॉक्स 7600 से SOS भेजा है and flew back. And that is when I think they would have told the Polish people कि तेरे बॉर्डर के पास है, एक दो गिरा के देख, drones गिरा के, let us see what is in that they have used to jam the complete F-35 systems. That is the whole कहानी जो you rightly pointed out, false flag दिखा रहे थे वो पोलैंड को। F-35 की कुंडली चेक करनी पड़ेगी, बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है उसके साथ। 7.5 ही चल रहा है उसका सर। Okay, General Shankar, last word from you before we go to the questions. Look at Ukraine-Russia war. ये क्या खत्म होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड करे या आगे चले। इट्स स्टैटिक। द सेम प्रॉब्लम इज विद रशिया। वी शुड थिंक दैट रशिया के पास बड़ा ताकत है आज के दिन, और रशिया अगर आगे बढ़ेगा तो फंस जाएगा, बिकॉज दे आर गोइंग इनटू एरियाज व्हिच आर नॉट डोमिनेटेड बाय रशियंस। तो ना रशिया अपना ताकत लगा के ये युद्ध को खत्म कर सकता है, ना यूक्रेन मानेगा, ना यूक्रेन के पास ताकत है कि वो रशिया को बाहर धकेलेगा। सो इन बिटवीन लूंग ये चलता रहेगा, ये धीरे 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 ये इंडिया पाकिस्तान के एलसी जैसे बना है वो बन जाएगा वहां, और ये चलता रहेगा छोटा मोटा अटैक। आप देखिए पिछले 3 साल 4 साल से जो अटैक चल रहे हैं और आज के इसमें कितना कम हो गया। ओनली थिंग इज यूक्रेन इज नाउ स्टार्टेड अटैकिंग रशिया इन द रियर, and Ukraine is playing one smart trick. We should understand. यूक्रेन collapse हो या ना हो वो बात की बात है, but they're playing a low cost war. ये जो low cost war में they can sustain the war. That low cost capability which Ukraine is utilizing, उससे क्या है, रशिया जीत नहीं पाएगा। ना रशिया जीत पाएगा, ना यूक्रेन हार पाएगा। You know, it's in a no war, no victory, no loss kind of a situation. तो ये नो लॉस नो विक्ट्री काइंड ऑफ अ सिचुएशन में डिग्रेड होके इट विल बिकम सम काइंड ऑफ एलसी, और ये चलता रहेगा, एंड स्लोली पीपल लाइक ट्रम्प विल लूज इंटरेस्ट इन दिस होल थिंग। एंड Already losing, I think. he's already lost. में तो he lost, totally lost interest. Lost, right? And it will be like that. But the thing is, Ukraine can't sustain this war. I mean, it will continue, but Russia can. Low cost war Russia can sustain. So he'll continue. उसको तो मिल गया already. So at some point, maybe 3-4 years hence, if the political situation changes and some kind of a mel milap ho, we'll see. Otherwise, I don't see this finishing in a hurry. Politically, I don't see any one of them coming to terms with each other. Correct. And the way I look at it, it is good for India. I mean, I'm being very blunt about it. जब तक ये ऐसे चलता रहेगा, none of these economies will recover. And if the European economy doesn't recover and the American economy goes the way it is going, the Chinese economy also won't recover. Right? The Chinese economy also won't recover, which is good for us. I mean, you have to see the larger game plan. After all, the Chinese economy is completely export driven. Internal consumption to tough ho gaya. External consumption or the exports are suffering. In fact, now he started retarding exports. Down ho rahe hain uske exports bhi. So it's good for us. ये चलना चाहिए ऐसे ही.
मेरे हिसाब से आई एम नॉट टॉकिंग रियलिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दैट, आई एम टॉकिंग रियलिस्टिकली। अगर सही तरीके से, अगर इफ यू सी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस रशिया यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन।